आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट और सी टेट के लिए गणित का पैडागोजी सेक्शन। जो यूपी टेट में है पैडागोजी से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और सी टेट में यही 15 से 20 क्वेश्चन पैडागोजी से पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक। आज का जो टॉपिक है गणित की प्रकृति। अगर यूपी टेट में 5 से 6 क्वेश्चन गणित जो पैडागोजी से पूछे जाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक ना। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है गणित को सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी किसने कहा। तो ये देखिए जो है ऑप्शन नंबर 1 है हॉगबेक, बी है रोजर बेकन, सी है स्किनर और डी है प्लेटो। तो देखिए ये जो कथन कहे है जो सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है, ये बात बताने वाले रोजर बेकन है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने ये बात बताई कि जो गणित होती है ना, इसकी महत्ता को दर्शाने के लिए बिना गणित के अन्य विज्ञानों को समझना क्या है, असंभव है। बिना गणित के कोई भी विज्ञान या कुछ भी समझना क्या है, असंभव है। एक और बात कौन कहे है, रोजर बेकन ने कही है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। गणित की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है गणित की अपनी कोई भाषा नहीं है। बात तो करे कौन सा कथन सही है, तो क्या है, ठीक बात है, गणित की कोई भाषा नहीं होती, ये कथन तो गलत है। ऐसा नहीं है, सांकेतिक भाषा होती है ना। गणित केवल गणनाओं तक सीमित है, ये भी गलत है। सिर्फ गणना तक ही थोड़ी ना सीमित होती है, उसका निष्कर्ष भी निकलता है, तर्क भी होता है, ठीक ना। और सी है गणितीय निष्कर्ष सार्वभौमिक होते हैं, ठीक बात है। और गणित एक सजावटी विषय एकदम नहीं होगा। गणितीय, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सांस्कृतिक, बी है सामाजिक, सी है धार्मिक और डी है मानसिक। तो देखिए जो प्राथमिक स्तर पर होता है ना, यह जो होता है इसका मतलब ही होता है, गणित स्तर का मतलब ही होता है मानसिक क्रिया। बच्चे के जो मानसिक शक्ति होती है कितनी विकसित है, तार्किक सोच कितना पैदा कर रहा है, यह है प्राथमिक स्तर के महत्व, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। गणित में अमूर्तता का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है विचारों और संबंधों को बिना भौतिक वस्तुओं के समझना, बी है केवल चित्र को दिखाना, केवल शब्द आ गया तो निगेटिव होगा। सूत्र को रटना, ये भी गलत। पहाड़ों को याद करना। देखिए जो अमूर्तता का मतलब होता है, अमूर्त वस्तु मतलब विचारों और संबंधों को बिना भौतिक वस्तुओं को क्या ना होना, समझना, ठीक ना। इसका अर्थ होता है ऐसी चीज़ को समझना जो सामने दिखाई नहीं देती है, जैसे शून्य या अनंत की अवधारणा जो होती है सामने दिखाई नहीं देती है, फिर भी उसको समझना है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। गणित की भाषा का मुख्य गुण क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है संक्षिप्तता, नहीं। बी है अस्पष्टता, संक्षिप्तता ठीक है, हो सकता है, ठीक है, संक्षिप्त में होता है ना गणित का मुख्य भाषा, ठीक है बात। और अस्पष्टता भी, ये भी है, यथार्थता ये भी है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना, तीनों। देखिए गणित की भाषा बहुत सटीक होती है, इसमें भ्रम की कोई जगह नहीं होती है। जैसे मान लीजिए 2 + 2 तो ये 4 आएगा, इसमें भ्रम कुछ नहीं है कि 5 आ सकता है, 3 आ सकता है, ऐसा कोई भ्रम नहीं है, ठीक ना, इसलिए बहुत सटीक होती है। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, किसका कथन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मार्शल स्टोन, बी है बर्ट्रैंड रसेल, सी है जॉन लॉक और डी है गैलीलियो। कह रहा है गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, ठीक है। तो ये बात किसने कही है। तो देखिए ये बात जो कही है लॉक द्वारा, ठीक ना, जॉन लॉक द्वारा कही गई बात है। इनका मानना था कि गणित पढ़ने से मस्तिष्क अनुशासित होता है और जो तर्क शक्ति होती है वो बढ़ती है, ठीक ना।
आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। गणितीय ज्ञान का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल किताबें। केवल किताबें तो केवल शब्द गलत, हमारी ज्ञानेंद्रिया, ठीक है। समाज संकल्पना, तो क्या हो जाएगा? हमारी ज्ञानेंद्रिया, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। गणित में स्वयं सिद्ध क्या होता है? कह रहा है गणित में स्वयं सिद्ध क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, बी है जिन्हें सत्य मान लिया जाता और सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता क्यों नहीं होगी? तो ये गलत है। क्या कह रहा है कि जिन्हें सत्य मान लिया जाता है और सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 को सत्य मान लेंगे, ठीक ना, इसमें सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 2 तो 2 ही है। ठीक बात है, ये ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 संख्यात्मक कौशल विकसित करना, बी है बच्चों के संसाधनों को समृद्ध करना, सी समस्या समाधान का विकास करना और डी है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन है। कह रहा है कि संख्यात्मक कौशल विकसित करना, ठीक है, बच्चों के संसाधनों को समृद्ध करना, समस्या समाधान का विकास करना, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य है संख्यात्मक कौशल विकसित करना, ये इसका उद्देश्य है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। गणित की प्रकृति पदानुक्रमित है, इसका क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 है गणित बहुत कठिन है, बी है नई अवधारणाएं पिछली अवधारणाओं पर टिकी होती है, सी है गणित केवल गिनती है, केवल शब्द और क में तो गलत है, बहुत कठिन भी नहीं है, नई अवधारणाएं पर जो होती है गणित टिकी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। गणित में त्रुटियां क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए वे बच्चों की लापरवाही दिखाती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वे शिक्षक की विफलता है भी नहीं। वे अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि बच्चा कैसे सोचता है, बात ठीक है, इसमें कोई महत्व नहीं, ऐसी गलत बात। देखिए गणित क्या होता है, जब एरर करेंगे, गलती करेंगे तो इससे पता चलेगा कि बच्चा क्या सोच रहा है, उसकी अंतर्दृष्टि कैसी प्रदान कर रही है, उसकी तर्क शक्ति क्या है और किस अवधारणा से सोच रहा है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। गणित विज्ञान का हाथ क्यों कहा जाता है? देखिए गणित जो होता है ना, भौतिकी हो या रसायन हो या कोई भी प्रयोग हो जिसमें गणित गणना के लिए बिना पूरा हो ही नहीं सकता। अगर गणित की गणना नहीं रहेगी तो पूरा हो ही नहीं सकता, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, ठीक ना। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये विज्ञान से बड़ा है, गलत बात है, क्योंकि ये वैज्ञानिक गणनाओं में सहायता करता है, क्योंकि ये गणित का हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार दृश्यीकरण किस स्तर पर होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 0 स्तर पर, 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर। तो देखिए वैन हीले का जो करा है कि दृश्यीकरण जो है, विजुअलाइजेशन जो है, ये जो होता है आकृतियों की बनावट के आधार पर पहचाना जाता है, ठीक ना। जैसे समोसे को क्या मान लेना? त्रिभुज मान लेना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 स्तर पर ही होता है। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। गणित की भाषा में संयोजक क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है जोड़ और घटाव, बी है और तथा या जैसे शब्द, सी है केवल ब्रैकेट और डी है सूत्र। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? संयोजक जो होता है क्या होता है? केवल शब्द तो पहले कट जाएगा, सूत्र तो पहले कट जाएगा, और या और जैसे ये हो सकता है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, जैसे शब्द, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण सूत्र, नहीं। मूल्यांकन की तकनीकी, गणितीय नियम, रटनिक नहीं। ये मूल्यांकन की एक तकनीकी होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर
16 देखेंगे, गणित में सामान्यीकरण का क्या अर्थ है। कह रहा है गणित में जो सामान्यीकरण का अर्थ पूछ रहा है तो विशिष्ट उदाहरण याद करना, याद वाली बात तो नहीं है। एक विशिष्ट नियम को सभी समान स्थितियों पर लागू करना, बात ठीक है। केवल कठिन तो ये गलत, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, गणित की प्रकृति निश्चित क्यों मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्योंकि यह बहुत पुराना है, बी है क्योंकि इसके परिणाम वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों पर आधारित होते हैं, और सी है क्योंकि शिक्षक ऐसा कहते हैं, और डी है क्योंकि यह केवल भारत में पढ़ाया जाता है। केवल भारत में तो होता नहीं है, शिक्षक ऐसा कहते नहीं है, ये पुराना वाली बात है, क्योंकि परिणाम वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी बी करेक्ट हो जाएगा, यह प्रूफ कर होता है, प्रमाणित होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, आगमनात्मक तर्क का आधार क्या है। नियम से उदाहरण की ओर, तो ये नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। उदाहरण से नियम की ओर, आगमन में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, तो ये बात सही हो जाएगी। आइए ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, निगमनात्मक तर्क का आधार क्या है। जो निगमन होता है नियम से उदाहरण की ओर, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नियम से उदाहरण की ओर, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, गणित में परिभाषा का क्या महत्व है। रटने से के लिए नहीं, यह अवधारणाओं की सीमाओं को स्पष्ट करती है, समय बर्बाद नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, गणित में संरचना का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर एक केवल संख्याओं का समूह, बी है संक्रियाओं और उनके बीच के संबंधों का अध्ययन, सी है कॉपी को सजाना, और डी है बड़े बड़े ग्राफ बनाना। तो देखिए संक्रियाओं और उनके बीच के संबंधों का अध्ययन, यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये संरचना का अर्थ होता है, जैसे जोड़, गुणा, भाग, एक दूसरे को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये सब इसी में आएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, गणितीकरण का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर एक है बहुत सारे गणित के सवाल हल करना, नहीं, रोजमर्रा की समस्याओं को गणितीय दृष्टिकोण से हल करना, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 हो गया, 23 देखते हैं, गणित की प्रकृति वस्तुनिष्ठ है क्योंकि इसके कई उत्तर हो सकते हैं, इसके कई उत्तर होबे नहीं करते, एक ही होता है। इसके उत्तर व्यक्ति की राय पर निर्भर नहीं करते हैं, यह बहुत रोचक है, इसमें केवल शब्द तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। किसी की राय पर निर्भर नहीं होते, जो आना है वही रहेगा। आइए प्रश्न नंबर 23 हो गया, 24 देखते हैं, गणित शिक्षण में संश्लेषण विधि क्या है। ऑप्शन नंबर एक ज्ञात को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, बी है प्राप्त सूचनाओं को जोड़कर निष्कर्ष पर पहुंचना, सी है केवल सूत्रों को लिखना, और डी है सवाल को अधूरा छोड़ना। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राप्त सूचनाओं को जोड़कर निष्कर्ष तक पहुंचना, यही गणित का विश्लेषण होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, गणित शिक्षण में विश्लेषण विधि क्या है। समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर समझना, ठीक है, विश्लेषण विधि में बात तो ठीक है। केवल उत्तर वाला तो बात, केवल शब्द आ गया तो पहले गलत। सीधे सूत्र का प्रयोग नहीं, बिना सोचे समझे हल नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए आज यहीं तक पढ़ाएंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। देखिए यूपी टेट और सी टेट का जो कॉम्बिनेशन है एकदम अलग होता है, लेकिन जो पैडागोजी सेक्शन होता है यूपी टेट में, वो आता है कितने का, 5 से 6 क्वेश्चन पैडागोजी से आते हैं मैथ में,
और सीटेट में वही 15 से 20 क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। मान लीजिए 20 से ऊपर आते हैं, 6-7 क्वेश्चन जो होता है या 10 क्वेश्चन करीब है, सिर्फ कंसेप्ट वाले आते हैं और सब वही आते हैं।